नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज हम लोग दोस्तों रक्त समूह की बात करने वाले हैं, यानी ब्लड ग्रुप्स की बात करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इतिहास से हम लोग कहाँ पे पहुँच गए। आप जान रहे हैं कि जीएस के अंदर बस इतिहास ही तो आता नहीं है, इतिहास के अलावा यानी हिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट बनते हैं। तो आज से दोस्तों इस चैनल पर आपको इतिहास तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, लेकिन वीक में कम से कम एक बार कोई ऐसा टॉपिक उठेगा जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आज जो मैं टॉपिक उठा रहा हूं दोस्तों, ये जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे सवाल आपको जीएस सेक्शन के अंदर देखने को मिलते ही मिलते हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्लड ग्रुप्स के बारे में आज दोस्तों हम लोग तमाम सवालों को समझेंगे और समझेंगे कैसे इससे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इतिहास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी तो बस मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री ही कंप्लीट हुआ था, अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल ही रहा था। 1857 के विद्रोह तक हम लोग पहुँचे थे और अचानक से सर ने क्या कर दिया, टॉपिक ही चेंज कर दिया। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, कभी कभी चावल दाल के अलावा पनीर भी खा लेना चाहिए, ठीक। तो आपके दिमाग में बस इतनी सी बात मैं रखना चाहूँगा कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वीक में अब से क्या होगा, वीक में एक दिन कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक उठा करेगा जीएस सेक्शन का जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग भी डाल रखी है ब्लड। ब्लड को ही हिंदी में कहते हैं रुधिर, रक्त भी कहा जाता है इसे, आप सबको इस बात की जानकारी है। अब ब्लड की ज़रूरत क्या है शरीर के अंदर, कोई भी हो, जैसे इंसान, कोई भी से यहाँ क्या मतलब है दोस्तों, इंसानों की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है। कोई भी लिविंग बींग्स है तो उसके अंदर खून होता है, रुधिर होता है। क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऐसा जानवर है, आप जानते होंगे जानवर की ही श्रेणी में ह्यूमन बीइंग को भी रखा गया, इंसानों को भी रखा गया है साइंस के लैंग्वेज में, आप सबको इस बात की जानकारी होगी। अब हुआ क्या, हम लोग की जो शरीर बनी हुई है दोस्तों, इसके हर एक अंग को, हम लोग के जो बॉडी हैं, इसके हर एक बॉडी पार्ट्स को क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ध्यान से समझिएगा, ब्लड ग्रुप से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है, इससे भी सवाल आते हैं। टॉपिक आपने देखा है ब्लड ग्रुप क्या होता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको उससे पहले समझना होगा कि ब्लड क्या होता है, यानी रुधिर क्या होता है। तो रुधिर देखिए दोस्तों काम क्या करता है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स को, हमारे शरीर के हर एक अंग को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की, यानी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के साथ साथ। अब हम लोग के शरीर में ज़रूरत तो पड़ जाती थी, लेकिन ये ज़रूरत पूरी कौन करता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी पोषक तत्व होता है, ये हमारे शरीर के हर अंगों तक कैसे पहुंचता है, इसी के लिए माध्यम है दोस्तों ब्लड, यानी रुधिर यही माध्यम कहलाता है। यानी रुधिर का मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो काम होता है, वो यही होता है कि आपके शरीर के अंदर हर एक अंगों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, यानी पोषक तत्व पहुंचाना। और आप देखे होंगे दोस्तों कि ब्लड कैसा होता है, लिक्विड होता है, हल्का सा गाढ़ापन लिया होता है। अब ब्लड लिक्विड होता है, इतनी बात तो आपको समझ में आई। तो अब सवाल भी यहीं से आ जाता है कि ध्यान से समझेंगे, ये सवाल सीधा सीधा आता है, एकदम पका पकाया खिचड़ी है, बस आपको खा लेना है। अब ब्लड है, ब्लड को ही कहा गया दोस्तों, कभी भी आपसे ये सवाल देखने को आपको मिले कि लिक्विड ट्रांसपोर्ट, ध्यान देंगे, लिक्विड ट्रांसपोर्ट मीडिया हमारे शरीर के अंदर कौन सा है, और यही सवाल लिक्विड ट्रांसपोर्ट मीडिया हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है, तो आप बोलेंगे ब्लड है। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है दोस्तों कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में भी अभी मैं नाम लिखूंगा, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी द्रव्य, लिक्विड को आप सब जानते हैं कि हिंदी में क्या कहा गया है दोस्तों, द्रव्य कहा गया है, और कनेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है संयोगी, और टिश्यू को कहा गया है उत्तक। यानी कभी भी सवाल आए कि द्रव्य संयोगी उत्तक किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे रुधिर को कहते हैं। यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, तो ब्लड को कहते हैं।
क्यों कहते हैं? अभी मैंने बताया कि लिक्विड का मेन फंक्शन ही यही है कि हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक क्या करे, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दे। ठीक है, तो इसके लिए लिक्विड आप सब जानते हैं। कभी भी आपको चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा जो खून निकलता है वो हल्का लिक्विड होता है, हल्की सी उसमें गाढ़ापन भी होता है। उन सब सवालों को हम लोग देखेंगे कि वो जो गाढ़ापन होता है वह थक्का क्यों बन जाता है, इसके ऊपर भी सवाल आता है। खून का रंग लाल ही क्यों होता है, ये भी हम लोग सवाल देखने वाले हैं, इसके ऊपर भी सवाल आपको देखने को मिलता है। खून के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, अब ये क्या कर रहा है, ये एक लिक्विड है जो कि कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? हमारे टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है, यानी हमारे जो शरीर के अंदर ऊतक हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, उन तक क्या पहुंचा रहा है, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है। इतनी सी बात आपको याद रखना है कि कभी भी सवाल है, सीधा सा सवाल है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आप बोलेंगे ब्लड है, काम खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आपको कई बार देखने को मिलते ही मिलते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो आप सब जान रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है, और आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अब आती है ब्लड की बात। मैंने बताया कि ब्लड होता है लिक्विड, लेकिन आपने गौर किया होगा कि ब्लड लिक्विड के साथ साथ क्या होता है, एकदम पानी की तरह लिक्विड नहीं है ब्लड। ब्लड में हल्का सा गाढ़ापन होता है। अब ये गाढ़ापन क्यों होता है, इस बात पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कभी भी ये सवाल आए कि ब्लड जो है इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, यानी इसके बेसिक भाग कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे एक इसका भाग है दोस्तों द्रव्य भाग, यानी लिक्विड पार्ट, यानी लिक्विड कंपोनेंट्स की बात हो रही है। और यही जो द्रव्य भाग होता है दोस्तों, इसी को जाना जाता है प्लाज्मा के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? प्लाज्मा के नाम से। इंग्लिश में भी प्लाज्मा है, हिंदी में भी इसे प्लाज्मा ही कहते हैं। और जब भी आपको सवाल देखने को मिलेगा तो वहाँ प्लाज्मा ही लिखा मिलेगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर जो द्रव्य भाग है, जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड कंपोनेंट जो है रुधिर का यानी ब्लड का, वह है प्लाज्मा। और प्लाज्मा का अगर कलर पूछा जाए तो आप बोलेंगे ये है दोस्तों येलोइश लिक्विड, यानी ये एक पीला तरल है। क्या है ये? एक पीला तरल है, पीले कलर का होता है दोस्तों प्लाज्मा, पीला लिक्विड है। और ये लमसम, ये जो पीला लिक्विड आप देख रहे हैं इसकी बात हो रही है अभी, यानी प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। दो चीज़ों से मतलब मेरा क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर मिलेगा वह मिलेगा येलोइश लिक्विड, यानी 90% तक पीला तरल मिलता है प्लाज्मा के अंदर। अब बात रही 10% की। अब हम लोग आते हैं 10% के ऊपर। अभी प्लाज्मा की हम लोगों ने बात की है दोस्तों। प्लाज्मा पीला कलर का एक लिक्विड होता है, यानी पीला एक तरल होता है, येलोइश लिक्विड होता है, जिसकी जो क्वांटिटी है, जो खून के अंदर क्वांटिटी मिलती है वह मिलती है 90% के आसपास। मैंने बोला है दोस्तों, बॉडी के हिसाब से जैसा उसकी उम्र है, जिस बॉडी की बात हो रही है, जिस शरीर की बात हो रही है, जो उसकी एज होती है और कितना वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड से मतलब है कितना वह स्वस्थ है, उस हिसाब से ये वेरी भी करता रहता है। 90% जर्नल वे में आपको याद रखना है, 90% के आसपास ही ऑप्शन भी मिलते हैं देखने को। तो 10% की 90% प्लाज्मा में आपका येलोइश लिक्विड हो गया, और 10% जो बचा प्लाज्मा का वह होता है दोस्तों, इसके अंदर मिलेगा आपको सॉलिड्स। सॉलिड के साथ साथ मिलेगा शुगर जो मिलेगा ये किस रूप में मिलेगा दोस्तों प्लाज्मा के अंदर? ग्लूकोज के रूप में। और कुछ अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं, और भी कुछ अलग पदार्थ मिलते हैं, और भी कुछ पदार्थ मिलते हैं। बेसिक आपको इतना याद रखना है कि प्लाज्मा एक पीला तरल होता है, जिसके अंदर 90% तक जो प्लाज्मा होता है वह पीला तरल ही होता है। बाकी जो 10% बचता है उसके अंदर हमको शक्कर यानी ग्लूकोज के रूप में शुगर मिल जाता है, कुछ सॉलिड्स भी मिलते हैं, यानी फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, वसा जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें और भी इसमें पाई जाती हैं लमसम 10% के आसपास होती हैं। बहुत सारे पदार्थ होते हैं इन 10% के अंदर। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। सवाल यहाँ से यही बनता है कि प्लाज्मा का जो 90% हिस्सा होता है वह होता है पीला लिक्विड, पीला तरल होता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों सॉलिड पार्ट के तरफ, यानी ठोस भाग के तरफ। ठोस भाग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठोस भाग, ब्लड का हम लोगों ने द्रव्य भाग देखा जिसके अंदर 90% तक प्लाज्मा होता है।
अब आती है बात दोस्तों सॉलिड पार्ट की, यानी ब्लड कंपोनेंट्स जो मेजर 3 हैं, इन सब का नाम आपने हो सके सुन भी रखा हो और इन तीनों से सवाल आता है। सबसे पहला है दोस्तों आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म, जो इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वह है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये याद रखेंगे, ये रेड ब्लड सेल नहीं होता है, ये होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं, मैं हट रहा हूँ, आप नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ में, आरबीसी को इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड सेल नहीं कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। और यही जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है दोस्तों, इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं के नाम से। कोशिकाएं नहीं है दोस्तों, कोशिकाएं हैं, ये याद रखेंगे आप लोग, लाल रुधिर कोशिकाएं। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। डब्ल्यूबीसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वाइट ब्लड सेल। किस नाम से जानते हैं? वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी में जो सी है वह सेल होता है और जो आरबीसी में सी है वह होता है कॉर्पसल्स। आरबीसी का हिंदी नाम है दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाएं और डब्ल्यूबीसी का हिंदी नाम है दोस्तों श्वेत रुधिर कोशिकाएं। कोशिकाएं हैं यहाँ पे, तो श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। और अब हम लोग आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स को दोस्तों हिंदी में प्लेटलेट्स ही कहते हैं, साथ में कई जगहों पे आपको लिखा मिलेगा विम्बाणु, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ज़्यादातर सवालों में देखने को प्लेटलेट्स ही लिखा मिल जाता है हिंदी में भी, और अगर विम्बाणु भी लिखा मिले तो आप समझेंगे कि वह प्लेटलेट्स के ही बारे में सवाल पूछ रहा है। अब हम लोग इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। फंक्शन के बारे में बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो द्रव्य भाग होता है ये शरीर में हमारे लमसम 55 से 60% के आसपास होता है। द्रव्य भाग जो खून का है वो हम लोग के शरीर में 55% से 60% के आसपास होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है दोस्तों ये होता है 40% से 45% के आसपास। और एक मज़े की बात आपको दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आपके शरीर का वजन है उसका लमसम 8% आपके शरीर के अंदर खून है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके शरीर का जो भी वजन है तो उसका 8% जो है दोस्तों वही आपके अंदर क्या होगा, उतनी ही क्वांटिटी में, उतनी ही मात्रा में आपके अंदर खून होगा। इतनी बात को आप गौर करेंगे। अब आती है बात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की, यानी लाल रुधिर कोशिकाओं का काम क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम दोस्तों लाल रुधिर कोशिकाओं का, और यही जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है यही मेन कारण भी बनता है कि जो हम लोग का खून होता है वह लाल कलर का होता है। इस बात पे आगे और चर्चा होगी। अब आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है ये हम लोग के शरीर में दोस्तों इसी के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है। यानी ब्लड में जो आरबीसी जो कंपोनेंट होता है, आरबीसी के ही वजह से हमारे हर एक शरीर के अंग तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। मेजर काम ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन अपने साथ लेके चलता है और हमारे शरीर तक पहुंचा देता है। हमारे शरीर के हर अंगों तक आरबीसी का ही काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना। इतनी बात को बस आप दिमाग में रखेंगे। डब्ल्यूबीसी एक गार्ड की तरह काम करता है, एक वार्ड की तरह काम करता है। किसके खिलाफ? हमारे इन्फेक्शनों के खिलाफ। आप जान रहे हैं हम लोग की जो शरीर होती है ये हमेशा इन्फेक्शन से प्रभावित होती रहती है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी का ये काम है कि आपको इन्फेक्शन से बचाए, यानी आपके इम्यून सिस्टम को क्या रखे, ये मजबूत रखे। इम्यून सिस्टम तभी मजबूत रहेगा जब आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। इन्फेक्शन से बचाने वाला ही जो ब्लड का कंपोनेंट होता है दोस्तों, ब्लड का जो पार्ट होता है वह होता है वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं। यहाँ कोशिकाएं हैं, यहाँ कोशिकाएं हैं, अंतर ध्यान रखेंगे। प्लेटलेट्स, आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों कि जब भी आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगी है तो कुछ समय बाद बिना दवा के ही खून क्या होता है, थक्का बन जाता है, खून रुक जाता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो यानी विम्बाणु ना हो तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा, प्लेटलेट्स की अगर आपको कमी होने लगती है दोस्तों, आप जानते हैं डेंगू जो बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, विम्बाणुओं की ही कमी होने लगती है, और जो खून होता है वह एकदम पानी की तरह तरल हो जाता है, यानी एकदम पतला हो जाता है, और जहां उसको जगह मिलती है वहीं से बहना शुरुआत कर देता है वो। तो जो प्लेटलेट्स होता है इसका मेजर काम क्या है,
काम मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन आप करते रहेंगे। प्लेटलेट्स का मेजर काम है दोस्तों कि ये खून का थक्का बनाता है, खून में गाढ़ापन लाता है, और जहाँ भी लगता है कि खून अब निकल जाएगा, किसी भी शरीर के बॉडी पार्ट से निकल सकता है, निकलेगा क्यों? जब आपकी नसें यानी नसें और धमनी यानी वेंस और आर्टरीज जब क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी या ब्रोकन होंगी, किसी भी तरीके से नसों और धमनी को कोई भी चोट पहुंचती है या वह कटती हैं या वह किसी भी कारण से टूटती हैं, यानी नसें कटती हैं, किसी भी कारण से वह वनरेबल हो जाती हैं, आपके शरीर से वह बाहर निकलती हैं, तो खून निकलने लगता है। अब हुआ क्या, इस चीज़ को रोकने के लिए जो मेन रोल प्ले करता है कि खून आपके शरीर से बाहर न निकले, खून में गाढ़ापन रहे, और जहाँ पे भी लगे कि अब खून शरीर से बाहर गलत तरीके से निकल रहा है, तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं, ये जो बिम्बाणु होते हैं दोस्तों, ये ब्लड क्लॉट कर देते हैं, ब्लड का थक्का बना देते हैं, रुधिर का थक्का बना देते हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर से खून बाहर नहीं निकल पाता है। छोटी सी भी चोट लगती है आपको दोस्तों, तो प्लेटलेट्स वहाँ थक्का बना देता है। मेजर काम आपको समझ में आया। एक बार और बात होती है, आरबीसी जो होगा ये ऑक्सीजन कैरी करेगा, डब्ल्यूबीसी आपको इन्फेक्शन से बचाएगा, प्लेटलेट्स क्या काम करेगा, खून का थक्का बनाएगा। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब आरबीसी को कभी कभी सवाल आता है कि आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। एर्थ्रोसाइट्स किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एर्थ्रोसाइट्स। इंग्लिश में भी एर्थ्रोसाइट्स, हिंदी में भी एर्थ्रोसाइट्स। मैं बोल रहा हूँ ERYTHROCYTES, एर्थ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को जानते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। कभी कभी ये सवाल आ जाता है कि ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। अर्थोसाइट्स किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे आरबीसी को कहते हैं। अब प्लेटलेट्स की अगर बात आए तो प्लेटलेट्स को कहते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स। किस नाम से कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब बात आती है कि आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पेन क्या होता है, ये कितने समय तक रहता है हम लोग के शरीर में। ये मैक्सिमम दोस्तों आरबीसी का जो समय काल होता है, जीवन काल होता है, वह लमसम होता है 120 दिन का। और एक मज़े की बात आपको मैं फिर बताता हूँ कि 1 सेकंड के अंदर दोस्तों ये 3.5 मिलियन के आसपास हम लोग के शरीर के अंदर बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी हम लोग के खून के अंदर, वह सबसे ज़्यादा संख्या ही आरबीसी की होती है। यानी ये होते हैं दोस्तों कुछ लाखों की संख्या में, यानी कुछ मिलियन की संख्या में। लमसम बोला जाता है कि 5-5.5 लाख से लेके 6 लाख के आसपास हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है? आरबीसी होता है, जिनका जो टाइम पीरियड होता है ये लमसम 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। 2 दिन में भी कुछ लोगों के अंदर मर जाती है शरीर के अंदर। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये कुछ हज़ारों की संख्या में होते हैं, यानी ये 1000 की संख्या में होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं आरबीसी, इस बात का गौर रखेंगे। और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं यानी जो प्लेटलेट्स हैं, ये लमसम 2 लाख से लेके 4 लाख के आसपास होते हैं एक स्वस्थ शरीर के अंदर। ये वैरी करता है, कोई फिक्स नहीं है कि आपके अंदर 6 लाख ही होंगे आरबीसी या आपके अंदर 3 लाख ही प्लेटलेट्स होंगे। हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं हर एक शरीर के हिसाब से, और हर एक शरीर के जो उस समय कंडीशन चल रही है, यानी उसकी शरीर कितनी स्वस्थ है या इन्फेक्शन के तरफ कितनी वह बढ़ रही है, इसके हिसाब से भी प्लेटलेट से लेके आरबीसी से लेके डब्ल्यूबीसी के भी काउंट वेरी करते रहते हैं। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब बात आई, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब ये तो हम लोग जान चुके हैं कि ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड को इस हिस्से में बांटा गया और इनका ये काम होता है। अब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है दोस्तों तो अचानक तो होती नहीं है। पहले के जो लोग हुआ करते थे उनका ये मानना था कि जो ब्लड है हम लोग के शरीर में चारों तरफ भरा पड़ा है। चारों तरफ से मतलब ये है दोस्तों कि उनका ये कहना था कि जैसे स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज जो देखा होगा, जब हम लोग पानी में उसको डुबो देते हैं तो स्पंज के अंदर क्या होता है? चौतरफा चारों तरफ स्पंज के हर एक कोने तक क्या पहुंचा रहता है? पानी रहता है। कहीं भी आप दबा देंगे पानी निकल जाता है। यही सोच लोगों को हुआ करती थी मानव शरीर के भी बारे में, और ये लोग सोचा करते थे कि शरीर के अंदर इसी तरीके से ब्लड भरा पड़ा है। अब हुआ क्या, इसके चलते कुछ दिक्कतें भी हुई थी। लोग किया क्या करते थे दोस्तों कि कभी भी किसी को लगता था कि खून की कमी हो गई है, रुधिर की कमी हो रही है उसके शरीर के अंदर, तो वह क्या किया करते थे दोस्तों? खून पी लिया करते थे। यानी खून पिया जाता था आदमियों के द्वारा पहले। और एक मज़े की बात आपको दोस्तों बताएं कि जब आप स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, कभी भी हम लोग चर्चा भी उसके बारे में भी कर लेंगे, तो एक मसाई जनजाति के बारे में आपको देखने को मिलता है। ये जो मसाई जनजातियां हैं दोस्तों, ये आज भी खून पीती हैं।
और ये खून किसका पीती हैं? अपने पालतू जानवरों का पीती हैं। ये क्या किया करती हैं? ये अपने पालतू जानवरों के गर्दन के पास चीरा लगाती हैं और वहीं से खून पी लेती हैं। ये आज भी पिया करती हैं। मसाई जनजातियाँ जानी जाती हैं, इस कारण से ही ये फेमस भी हैं। अभी भी ये खून पी रही हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि आप कहते हैं कि हमारा फलाने खून चूसते रहते हैं, वो अलग मुद्दा है, वो कहने की बातें हैं। रियल में आप लोग दोस्तों कभी नहीं खून चूसते होंगे। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो ये जो भ्रांति फैली हुई थी, ये जो भ्रांति थी लोगों के अंदर, ये जो मिसकॉन्सेप्ट था कि हमारे शरीर के अंदर चौतरफा खून भरा पड़ा स्पंज के तरीके से, स्पंज में जैसे पानी भर जाता है, तो वैसे ही ये भ्रांति, ये जो मिसकॉन्सेप्ट था, ये कैसे दूर हुआ, और इसी पर अब हम लोग को चर्चा करनी है। एक शख्सियत हुए दोस्तों जिनका नाम हुआ करता था विलियम हार्वे। ये नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। विलियम हार्वे, ये जो शख्सियत थे, ये जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने रिसर्च किया और ये पाया दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ता तो चारों तरफ है, लेकिन ये जो खून उपस्थित है, ये जो खून प्रेजेंट है, ये आता जाता रहता है हमारे शरीर के अंदर, जो सर्कुलेट होता रहता है। आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे शरीर के अंदर खून सर्कुलेट होता है, और जो हम लोग के हार्ट का मेन काम है, हृदय का मेन काम है, वो यही काम है कि खून को हमारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन मिला हुआ है, जो शुद्ध खून है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। और फिर क्या होता है, जैसे ही वह डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी अशुद्ध होता है, तो फिर वह हार्ट के पास वापस आ जाता है। हार्ट का बस यही काम है दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो खून है, वह खून नलिकाओं में दौड़ रहा है, यानी ब्लड वेसल्स में दौड़ रहा है। नलिकाओं को ही वाहिनी कहा जाता है। अब सवाल क्या आता है? विलियम हार्वे, आप नोट डाउन करेंगे दोस्तों कि विलियम हार्वे जो थे, विलियम हार्वे का ये कहना था कि हमारे शरीर के अंदर नलिकाओं में खून बहता है, रुधिर नलिकाओं में बहता है, यानी रुधिर जो है ये वाहिनियों में बहता है। यानी इनका कुल मिला के ये कहना था कि हमारे शरीर के अंदर स्पंज के तरीके से खून नहीं भरा पड़ा है, यानी स्पंज में जैसे पानी भरता है वैसे खून नहीं है। खून चौतरफा दौड़ता है शरीर के अंदर, लेकिन नसों और धमनियों के थ्रू दौड़ता है, यानी वेन्स और आर्टरीज के थ्रू दौड़ता है। यानी इतनी बात पता चल चुकी थी तब तक विलियम हार्वे ने बताई कि ये जो खून है ये नसों में दौड़ेगा। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, सवाल ध्यान देंगे, सवाल आता है दोस्तों कि रुधिर नलिकाओं में बहता है, ये किसने बताया? रुधिर नलिकाओं में बहता है, ये किसने बताया? यानी जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहता है, ये किसकी खोज थी? तो आप बोलेंगे विलियम हार्वे की। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। मैं फिर बोलता हूँ, रुधिर नलिकाओं में बहता है यानी वाहिनियों में बहता है, ये किसके द्वारा बताया गया? तो आप बोलेंगे विलियम हार्वे के द्वारा। यानी जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में दौड़ता है, ब्लड वेसल्स में बहता है, आता जाता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है शरीर के अंदर, ये किसकी खोज थी? तो विलियम हार्वे की ये खोज थी। अब इनके खोज से दोस्तों एक पादरी जो हुआ करते थे, आप जानते हैं, जो चर्च में पूजा पाठ किया करते हैं, जो चर्च में ईसा मसीह को पूजा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं पादरी। जो वहाँ पे फादर होते हैं, इंग्लिश में इनको फादर कहा जाता है ईसाई धर्म के हिसाब से। तो आप जानते हैं जो फादर हुआ करते हैं, यानी जो पादरी हुआ करते हैं, एक पादरी हुआ करते थे। उन्हें इस बात का पता चल गया कि विलियम हार्वे ने बता रखा है कि ये जो खून है ये नसों में दौड़ रहा है। उनके करीबी जो एक हुआ करता था, उनका बहुत एक खास करीबी इंसान हुआ करता था, उसे हो गई खून की कमी। जब उसे खून की कमी हुई दोस्तों, तो वो जो पादरी थे उनके दिमाग में आया कि खून तो इंसानों का भी लाल है और खून जानवरों का भी लाल है। ये मैं अपने मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, ये हुआ था दोस्त, ये वाकई में ऐसे चीज़ें हुई, तब जाके इतनी हम लोग डिटेल में समझ पाए कि रुधिर है क्या। ये बहुत पुरानी समय की बातें हैं और ये सब हुई थी वाकई में, मेरे तरफ से कोई कहानी नहीं बनाई गई है। जैसे मैं इतिहास में आपको कहानी सुनाता रहता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों, तो उसी तरीके से मैं यहाँ भी आपको कहानी सुना रहा हूँ और याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, तो आप कुछ भी कैसे भी सवाल आ जाए, घुमा फिरा के कैसे भी सवाल आए, आप टिक लगाएंगे ऑप्शन पे, दावा है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए किसी भी सब्जेक्ट में। अभी आपके सामने मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ ब्लड का, देखिए कैसे इसका कॉन्सेप्ट आपको रट लेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं तो भूल सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब पादरी क्या करता है, उसके दिमाग में आता है खून मेरा भी लाल, खून इस इंसान का भी लाल, और खून उसके पास एक जानवर हुआ करता था, पालतू जानवर हुआ करता था दोस्तों, कुत्ता यानी डॉग।
अब जो कुत्ता हुआ करता था, पादरी जानता था कि इसका भी खून लाल है। पादरी ने किया क्या, खून जो कुत्ते का था वह चढ़ा दिया उस इंसान के अंदर, और जैसे ही उस इंसान के अंदर कुत्ते का खून चढ़ता है दोस्तों, वह इंसान कुत्ते की मौत मर जाता है। अब होता क्या है, वह इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान मर जाता है। और इसी तरह की बहुत सारी घटनाएं होने लगती हैं। जब तो ब्रिटेन का जो राजस्वी परिवार हुआ करता था, यानी ब्रिटेन रॉयल फैमिली जो हुआ करती थी, उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि आज से रुधिर आदान नहीं होगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात थी कि विलियम हार्वे ने बताई कि जो खून है वह वाहिनियों में यानी नलिकाओं में बहता है, यानी ब्लड वेसल्स में बहता है। लेकिन जब ब्लड वेसल्स में बहता है तो खून की कमी को दूर किया जा सकता है ब्लड वेसल्स में ही खून चढ़ा के। इस बात की सोचने वाली बात है कि इस बात तक कैसे पादरी पहुंचा होगा, कितनी दूर तक उस चीज़ों को सोचा होगा। गलती उससे क्या हो गई, गलती उसने यह की कि कुत्ते का खून चढ़ा दिया उस इंसान पर और वह इंसान मारा गया। अब इसी बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए एक शख्सियत, विलियम हार्वे हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे आते हैं, कार्ल लैंडिस्टर। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कार्ल लैंडिस्टर। साइंस में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए, और जो सवाल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो हम लोग ब्लड ग्रुप, जो टॉपिक आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप की जो हम लोग बात करने वाले हैं, यह इन्हीं की देन है। अब इनके मन में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा था कि आखिर पादरी से गलती हो क्या गई थी। ये जो फादर हुआ करता था उससे गलती क्या हुई थी। बात तो उसने सही सोची थी, खून तो कुत्ते का भी लाल है और खून इंसान का भी लाल है, तो खून में तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए। ये मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो हुआ है, ये जो खून लाल होता है, ये आरबीसी की वजह से होता है। और एक बात मैं आपको यहाँ और मज़े की बताना चाहूँगा कि जब यही आरबीसी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आरबीसी जब कम होता है तो इस बीमारी को ही जानते हैं एनीमिया के नाम से। आप सब जानते हैं इस बीमारी के बारे में, कभी हम लोग जब चर्चा करेंगे बीमारियों के ऊपर तो उस पर फिर से चर्चा होगी। मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आरबीसी आपके शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो उस बीमारी को जाना जाता है दोस्तों एनीमिया के नाम से, जिससे हम लोग जान जाते हैं कि खून की अगर कमी हो गई तो एनीमिया हो गया है। लेकिन बेसिकली जो खून की कमी नहीं होती है, बेसिकली वो होती है खून के एक कंपोनेंट्स की कमी, यानी आरबीसी की कमी। और आरबीसी की जैसे ही कमी होती है उसे ही हम जानते हैं दोस्तों एनीमिया के नाम से। और अगर आरबीसी बढ़ भी सकता है शरीर के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि कम ही रहेगा। आरबीसी अगर बढ़ता है दोस्तों तो उसे जाना जाता है, वो भी एक बीमारी है। कोई भी चीज़ बढ़ भी जाए तो वो भी एक बीमारी है, कोई चीज़ कम हो जाए, यानी हिसाब में हमेशा रहनी चाहिए चीज़ें। आप ज़्यादा हंस रहे हैं तो आप पागल की कैटेगरी में, आप हंस नहीं रहे हैं तो डिप्रेस की कैटेगरी में आएंगे। नॉर्मल हंसिए बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा हंस दिए तो आप पागल, और अगर आप ज़्यादा नहीं हंसते हैं, बहुत शांत रहते हैं, तो आप डिप्रेस हैं। ये बातें कही जाती हैं, मेरी तरफ से नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं। अब देखिए, तो जब कमी हुई आरबीसी की तो एनीमिया कहें, और जब बढ़ गया आरबीसी, अगर बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया शरीर के अंदर, तो इसे भी एक बीमारी जानते हैं। उस बीमारी का नाम है दोस्तों पॉलीसीथेमिया। क्या नाम है? पॉलीसीथेमिया। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। पॉलीसीथेमिया का मतलब होता है कि आपके अंदर आरबीसी काउंट जो है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। अब हम लोग आते हैं फिर से कार्ल लैंडिस्टर के ऊपर। कार्ल लैंडिस्टर के दिमाग में ये सवाल घर किया हुआ था कि ऐसा क्या गलती हो गई पादरी से। तो विलियम हार्वे ने बता रखा था कि नसों में दौड़ता है। कार्ल लैंडिस्टर ने क्या किया, रिसर्च करना शुरुआत किया ब्लड के ऊपर। और इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही कार्ल लैंडिस्टर के द्वारा, ये मेरे समझ से आप नोट डाउन भी कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके दोस्तों आप नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अब कार्ल लैंडिस्टर जो हुआ करते थे, इन्होंने ब्लड के ऊपर रिसर्च करना शुरुआत की, तो इन्होंने देखा कि ब्लड जो है, बेसिक कंपोनेंट जो अभी हम लोगों ने लिखा, इतने भागों में बटा हुआ है। और इन्होंने पाया दोस्तों कि असली खेल जो ये खून लाल हो रहा है, ये एक कौड़िकाएँ हैं, यानी एक कॉर्पसल्स है, जिसके वजह से ये खून लाल होता है। बाकी ये जो खून लाल है इसका और कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये बस रेड ब्लड कॉर्पसल्स के ही वजह से खून जो आदमियों का या किसी भी जानवर का होता है, जिसके भी अंदर खून पाया जाता है, उनके अंदर लाल होता है। कुछ ऐसे भी जानवर हैं, इंसान तो ऐसे नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके अंदर खून लाल नहीं पाया जाता, यानी उनके अंदर आरबीसी भी नहीं पाया जाता होगा। इस बात की आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कार्ल लैंडिस्टर ने किया क्या।
कार्ल लैंडस्टर। ये एक इंसान हुआ करते थे, एक रिसर्चर हुआ करते थे, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक फिजिशियन हुआ करते थे, जिन्होंने ये खोज की कि ब्लड ग्रुप्स बेसिकली हैं क्या, यानी रक्त समूह हैं क्या, और रक्त समूह के ही आधार पे कैसे आधान किया जाए रुधिर का, यानी ब्लड जो ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन जो हो रहा है, ब्लड जो चढ़ाया जा रहा है एक दूसरे में, आज की डेट में आप देख रहे हैं, वह सब इन्हीं की देन है, कार्ल लैंडस्टर की ही देन है। इन्होंने ही शुरुआत की थी। अब ये जब रिसर्च करने लगे तो ये समझ चुके थे कि ये जो असली खेल है वह है आरबीसी का। अब जब आरबीसी का खेल है तो इन्होंने पाया क्या? इन्होंने पाया कि आरबीसी एक ऐसा सेल है दोस्तों, यानी एक ऐसा कॉर्पसल्स है जिसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने एक ब्लड देखा, उसमें देखा कि उसके अंदर क्या है, कुछ अलग तरह के प्रोटीन हैं जो आरबीसी के सतह पे तैर रहे हैं। ध्यान देंगे, एक अलग तरह का प्रोटीन है, और प्रोटीन जो आरबीसी में पाया जाता है दोस्तों, ये याद रखेंगे, इसी को कहते हैं एंटीजन। हिंदी में भी एंटीजन है और इंग्लिश में भी एंटीजन ही है। तो ये जो एंटीजन है, यानी बेसिकली हम लोग कहें नॉर्मल भाषा में जो प्रोटीन है, वह एक आरबीसी इन्होंने देखा, यानी खून को रिसर्च जब कर रहे थे तो इन्होंने एक आरबीसी ऐसा पाया जिसके अंदर एक अलग तरीके का प्रोटीन तैर रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले उसे पाया था, तो इसका नाम इन्होंने रख दिया ए। क्या नाम रखा दोस्तों? ए नाम रख दिया। ये ऐसा इन्होंने किया था। फिर ये आगे रिसर्च करने लगे, अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, तो इन्होंने देखा कि दूसरे तरीके का एक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ मैंने देखिए डॉट डॉट बना रखा है, यानी जब ये आगे रिसर्च किए और भी ब्लड सैंपल पे ये जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि कुछ आरबीसी ऐसे हैं जिन पे अलग तरह का एंटीजन है, प्रोटीन है, उसे इन्होंने नाम रखा है। जब ये आगे अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं तो दूसरे ब्लड सैंपल में क्या पाते हैं कि आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन पाया गया है वह पहला जो प्रोटीन पाया गया था उस तरह से नहीं मिल रहा, ये दूसरे टाइप का प्रोटीन है, यानी दूसरे टाइप का एंटीजन है। और जैसे ही इन्हें लगा कि ये दूसरे टाइप का है, इन्होंने नाम रख दिया उसका बी। याद रखेंगे, इनके द्वारा नाम रखा गया बी। जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे भी आरबीसी हैं जिसके ऊपर जो ए में प्रोटीन पाया गया था वो भी तैर रहा है, और कुछ ऐसे भी आरबीसी हैं जिनके ऊपर जो बी में पाया गया प्रोटीन वो भी तैर रहा है। यानी कुल मिला के ये कि ऐसा ये आरबीसी इन्हें मिला कि जिसके अंदर ए और बी टाइप दोनों टाइप का प्रोटीन तैर रहा था। बस इन्होंने क्या किया, इन दोनों के ही नाम पे मिला के इसका नाम रख दिया ए और बी। ए और बी नाम रख दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ए बी, ये सब क्या है? ब्लड ग्रुप के ही नाम हैं जो आज हम लोग जानते हैं। फिर इन्होंने देखा कि आरबीसी एक ऐसा भी है जिसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जा रहा, यानी कोई भी उसके सतह पे कोई भी आरबीसी के लेयर पे एंटीजन नहीं तैर रहा है। बस इन्होंने उसका नाम रखा था जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पाया गया था, जीरो। बाद में इसको कन्वर्ट करते करते ओ पे हम लोग ला दिए दोस्तों, और ये जाना गया ओ के नाम से, क्योंकि ए बी था और जीरो थोड़ा लगता था कि हमारे साथ क्या कर दिया गया, जीरो को ये लगने लगा कि हमारे साथ गलत किया गया। इसी वजह से लोगों ने फ्लो में रखने के लिए ए बी और फिर उसके बाद ओ बना दिया। जीरो को क्या मान लिया गया? ओ मान लिया गया, और यही कारण बना कि ओ ब्लड ग्रुप आज हम लोग जानते हैं। यानी कुल मिला के ये था कि कार्ल लैंडस्टर ये पाते हैं कि आरबीसी के ऊपर जो ब्लड सैंपल हैं अलग अलग लोगों के, उनके हिसाब से क्या हो रहा है, आरबीसी जो हो रहा है, आरबीसी जो पार्ट है उसका मेजर जो पार्ट है, मेजर कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरीके से तैर रहा है प्रोटीन, अलग अलग तरीके का एंटीजन उपस्थित है। जो पहला तरीके का एंटीजन पाया गया उन्होंने नाम दे दिया ए का, जो दूसरे तरीके का एंटीजन पाया गया यानी दूसरे तरीके का प्रोटीन था बी रख दिया, और एक ऐसा भी आरबीसी था जिसके अंदर ए टाइप का भी प्रोटीन और बी टाइप का भी प्रोटीन अवेलेबल था, तो इन्होंने नाम रख दिया उसे ए बी। और एक ऐसा आरबीसी पाया गया जिसके अंदर कोई भी एंटीजन यानी कोई भी प्रोटीन नहीं था, तो उसका इन्होंने नाम रखा दोस्तों ओ। जीरो रखा था, बाद में ओ रख दिया गया। अब हम लोग आते हैं ब्लड ग्रुप के ऊपर, यानी आपके सामने ब्लड ग्रुप खुल के आ चुका है कार्ल लैंडस्टर के हिसाब से। अब ये आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्लड ग्रुप। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, और साथ में क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बस इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप हो गया आपके सामने ए बी और ओ।
अब आती है बात कि इन जो ब्लड ग्रुप हैं इनके ऊपर कौन कौन से एंटीजन होते हैं। हम लोग पहले हेडिंग ले लेते हैं। एंटीजन के बारे में हमें देखना है, एंटीबॉडी के बारे में देखना है, और फिर देखना है दोस्तों कि यह खून किसे दिया जा सकता है, यानी किसे रक्त दिया जा सकता है, किसे रक्त दिया जा सकता है। ठीक, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किससे रक्त लिया जा सकता है, किससे रक्त लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप। अब ए, मैंने बताया कि जो एंटीजन हुआ करते थे उसी के नाम से ही क्या इन्होंने ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया था। तो आपको बस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रहेगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन इसके अंदर 2 पाए जाएंगे दोस्तों। ए याद रखेंगे, मैंने बताया था कि ए और बी दोनों प्रोटीन इस पे मिल गए थे, इसी वजह से ए बी आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ए कॉमा बी, यानी ए नाम का भी एंटीजन अवेलेबल है ए बी के अंदर और बी नाम का भी अवेलेबल है। और जो ओ टाइप का ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं था, इसी वजह से तो इसका नाम रख दिया गया था 0 ब्लड ग्रुप, यानी बाद में जो बन गया था ओ ब्लड ग्रुप। अब आती है एंटीबॉडी। मैंने जब ब्लड कंपोनेंट्स अभी बताया तो मैंने बताया था प्लाज्मा के बारे में, जो कि 90% क्या होता है, येलोइश लिक्विड का होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, इसी के अंदर पाया जाता है एंटीबॉडी। और जो आपके शरीर में एंटीजन होगा, यानी जो आपके शरीर में एंटीजन होगा उसी का अपोजिट आपके शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। यानी अगर आपके शरीर में ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो आपके शरीर में एंटीबॉडी ए होगा। और एंटीजन अगर आपका दोस्तों ए और बी है, ए और बी दोनों उपस्थित हैं, तो जब 2 लड़ने के बाद क्या होगा, आपके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी लोग जिंदा हैं और ऐसे भी लोग सही ज़िंदगी अपनी जीते हैं। ये नहीं कि आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप सदमे में आके बैठे हुए हैं सर पकड़ के, अरे यार ये क्या भगवान ने कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने की बात है नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने की बात वहाँ आ जाती है दोस्तों इसके कारण से जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी रुधिर आधान, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड किसी से लेते हैं, वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बस बाकी इतनी हम लोग की साइंस आगे बढ़ चुकी है और इतने रिसर्च हो चुके हैं कार्ल लैंडिस्टर, और आगे हम लोग वीनस के बारे में जब पढ़ेंगे कि अब आज के डेट में कोई दिक्कत नहीं है कि आदमी ब्लड डोनेशन के थ्रू मरा जा रहा है या मर जा रहा है। अब आती है बात ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप में दोस्तों जो एंटीबॉडी है वो आपकी अवेलेबल होगी ए और बी दोनों, याद रखेंगे ए और बी दोनों। यानी मैंने ये बताया कि जो आपका एंटीजन होगा उसी का जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, ये प्रोटीन होता है, और एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे फेवरेट सवाल कि किसे रक्त दिया जा सकता है। देखिए, जिस भी ब्लड ग्रुप के हैं आप, यानी अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो आप ए को तो बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है, आप ए को बड़े आराम से दे सकते हैं। अगर आपका बी ब्लड ग्रुप है तो आप बी को बड़े आराम से देंगे, और अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आप ए बी को भी बड़े आराम से दे देंगे, और अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो आप ओ को भी बड़े आराम से दे देंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप गौर करेंगे। अब एक ऐसा भी ब्लड ग्रुप है दोस्तों जिससे किसी से भी ब्लड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वह ब्लड ग्रुप होता कौन सा है? वह ब्लड ग्रुप है दोस्तों ए बी। वह कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी। यानी जिस शख्सियत का, जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी होगा वह किसी से भी खून ले लेगा। उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपने ब्लड ग्रुप वाले, वो किसी ए ब्लड ग्रुप से भी खून ले लेगा, बी ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा। ए बी का है तो ए बी से तो बड़े आराम से ले लेगा, और ओ से भी वह बड़े आराम से ले सकता है। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी सर्वग्राही है। हिंदी में हम लोग कहेंगे सर्वग्राही है। ये सवाल भी आता है, यानी ये है दोस्तों यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अभी ये पूरी बात नहीं कंप्लीट हुई है। ए बी अगर पूछा जाता है सवाल में तो आप बोलेंगे सर्वग्राही है। अभी हम लोग इस पे आप देखते होंगे कि एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव।
ये हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यानी अभी के हिसाब से जो ए बी है वह सर्वग्राही है, ये सभी से खून ले सकता है। अब बात आती है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप का इंसान है ये किससे खून ले सकता है। यानी अगर आपका ए ब्लड ग्रुप था तो आप दे रहे थे ए वाले को तो बड़े आराम से दे रहे थे, साथ में ए बी को भी दे रहे थे। लेकिन अगर बात आती है कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप होने के साथ आप किससे खून ले सकते हैं? भाई लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप देने के लिए ज़िंदा रहेंगे। तो आप लेंगे किससे? तो ये जो आप लेंगे दोस्तों, ये लेंगे आप ए से। आप जिससे हैं उससे तो बड़े आराम से ले सकते हैं। आप जिस ब्लड ग्रुप के हैं ए से ले लेंगे, बी वाला जो है ये बी से ले लेगा, ए बी वाला ए बी से तो ले ही लेगा बड़े आराम से, ओ वाला ओ से ले लेगा। लेकिन एक ऐसा भी ब्लड ग्रुप है जिससे कोई भी ले सकता है खून। क्यों ले सकता है? ये पूरा खेल एंटीजन और एंटीबॉडी का है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जो है दोस्तों इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी हमारे शरीर को दिक्कत नहीं होगी। इसी कारण से ये जो ओ होता है ये किसी को भी खून दे देता है। अब यानी ए ब्लड ग्रुप वाला ए से खून लेगा, ए से खून ले सकता है, ठीक, और ओ से खून भी आराम से ले सकता है, उसके शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कार्ल लैंडिस्टर अभी तक कह रहे थे। अब बी ऐसे ही करेगा, यानी बी से खून लेगा, ओ से लेगा, ए बी वाला जो है ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, और साथ में ये लेगा दोस्तों ए से भी और बी से भी। यानी चांदनी तो असली में किसकी है? ए बी की ही है। ये किसी से भी खून लिया जा सकता है, इसको ये किसी का भी खून ले लेगा। अब आती है बात ओ की। किसकी बात आती है दोस्तों? ओ की। ओ वाला जो है बस ये खून किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है, ठीक है, ये ओ से ही खून ले सकता है। ये चार्ट आप दिमाग में रखेंगे। यानी कुल मिला के ये हुआ कि ये जो है ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर तो है, यानी ये किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी खून दे सकता है। यानी ये है हिंदी में दोस्तों सर्वदाता, ये किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। अब ये जो ओ था ये किसी को भी खून दे सकता है, इतनी बात अभी तक हम लोगों ने समझा। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट पूरा नोट डाउन भी कर लेना, इतनी बातों को अभी समझा गया। अब होता क्या, एक छोटी सी कहानी और सुनिए। अब हुआ क्या कि एक इंसान हुआ करता था, बहुत पैसे वाला हुआ करता था, उसके पास नौकरों चाकरों की कमी नहीं थी। एक बार इत्तेफाक से उसका होता है एक्सीडेंट। मैं थोड़ा सा साइड भी हो जाता हूँ, आप नोट भी करते रहेंगे, साथ में कहानी सुनते भी रहेंगे। उसका होता है एक्सीडेंट दोस्तों। जब उसका एक्सीडेंट होता है तो उसे होती है खून की कमी, उसके शरीर से खून निकल गया होता है। तो उसके नौकरों को पकड़ के लाया जाता है, और जो खून जो रहता है मालिक का, यानी जो ब्लड ग्रुप रहता है मालिक का, वह रहता है ए ब्लड ग्रुप का। नौकर के भी, नौकर चाकरों की कमी तो होगी नहीं, पैसे वाला है। वो एक इंसान उसमें से ऐसा भी मिल जाता है जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है। तुरंत डॉक्टर आनंद फानंद में करते क्या हैं, वह जो नौकर होता है उसका खून निकाल के इसको चढ़ा दिया जाता है। चढ़ जाता है, ये मालिक बच भी जाता है। अब कुछ दिन के बाद फिर से मालिक का एक्सीडेंट हो जाता है, मालिक को फिर खून की कमी होती है। अब जब मालिक को फिर खून की कमी होती है तो नॉर्मल सी बात है कि आदमी आनंद फानंद में क्या करेगा, आनंद फानंद में यानी जल्दीबाजी में उसी नौकर को ढूंढेगा जिसका एक बार खून इससे चढ़ चुका है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि मालिक का भी ए ब्लड ग्रुप है और साथ में क्या है, नौकर का भी ए ब्लड ग्रुप है। बस इसी कारण से नौकर को फिर बुला लिया जाता है। लेकिन नौकर का खून इस बार जैसे ही मालिक पे चढ़ता है, मालिक का खून पूरा थक्का हो जाता है। मालिक के शरीर के अंदर जितना भी खून बचा रहता है और जितना खून चढ़ता है वह सब के सब क्लॉट कर जाते हैं, थक्का बन जाते हैं, शरीर के अंदर ही खून जम जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और इसी के कारण मालिक की मौत हो जाती है। बस लोग परेशान इसी बात से। अब इसी चीज़ की शोध हुई दोस्तों, इसी चीज़ पे आगे चर्चा किए और रिसर्च किए विनस ग्रुप के लोग। यानी विनस जो हुआ करते थे, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके दल के जितने लोग हुआ करते थे, विनस के साथ साथ इन लोगों ने इस बात पे सोच करनी शुरुआत की। असली में जो खोज कर रहे थे, ये जो असली में रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, ये कर रहे थे जानवरों के ऊपर। इनका ये कहना था कि जैसे कार्ल लैंडिस्टर ने बताया, ध्यान देंगे, जैसे कार्ल लैंडिस्टर ने बताया कि फलाने फलाने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, क्या इसी तरीके से जैसे इंसानों में ब्लड ग्रुप्स यानी रक्त समूह हैं, ब्लड ग्रुप को हिंदी में रक्त समूह कहते हैं, बाकी एंटीजन और एंटीबॉडी को दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडी ही कहते हैं हिंदी में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है।
तो कुल मिला के ये कहना था, जैसे इंसानों के अंदर ब्लड ग्रुप्स हैं, रक्त समूह है, क्या उसी तरीके से जानवरों के भी अंदर? इसी बात की रिसर्च चल रही थी दोस्तों एक जानवर के ऊपर, और उस जानवर का नाम था दोस्तों रेसस मंकी। और आप जानते हैं कि आज भी अगर कोई शोध करनी होती है साइंटिस्टों को किसी भी मानव जनजाति के लिए, यानी मानव जनजाति के भलाई के लिए अगर कोई भी शोध किया जाता है वह इसी बंदर की प्रजाति पे किया जाता है। रेसस जो प्रजाति का बंदर होता है, ये माना गया है कि आदमियों के सबसे ज़्यादा जेनेटिकली करीब है, यानी जो जीन्स पाए गए हैं इसके अंदर, जो जेनेटिकली बिहेवियर है इसका, जो जेनेटिकली थ्रू ये बनाया गया है, ये बना है, वह इंसानों के काफ़ी मिलता जुलता है। बस इसी कारण से रिसर्च हो रही थी रेसस मंकी के ऊपर, रेसस बंदर के ऊपर, वीनस के ग्रुप के द्वारा, यानी वीनस दल के द्वारा। और इन्होंने पाया दोस्तों कि बंदर तो छोड़िए, यानी जानवर तो छोड़िए, आदमियों के भी अंदर 2 टाइप के जो ब्लड ग्रुप हैं उनमें भी 2 तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। और उस जो चीज़ का नाम है, इस चीज़ का नाम रखा गया दोस्तों RH फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में कहा गया RH कारक। वीनस दल का ये कहना था और ये माना इन्होंने, ये पाया अपने शोध में कि ये जो ब्लड ग्रुप है, यानी ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है यानी उपस्थित है तो ये बनेगा ए पॉजिटिव, और अगर RH फैक्टर निगेटिव है यानी RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, तो आप बोलेंगे ये बनेगा ए नेगेटिव। और इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने पाया कि ए में भी ऐसे हो रहा है, बी में भी हो रहा है, ए बी में भी हो रहा है, और ओ में भी हो रहा है। यानी ए बन गया ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी बन गया बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी बन गया ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ठीक। और इसी तरह ओ बन गया ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इतनी बातों को आप गौर करेंगे, यानी कुल मिला के जो ब्लड ग्रुप समूह हो गया वह हो गया 8 ग्रुप का। यानी समूह जो ब्लड ग्रुप हम लोग यानी रक्त समूह जो देखते हैं वह कितना है अब हम लोग की जानकारी में, वह है दोस्तों 8 का। और ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? वीनस दल के द्वारा दी गई। इतनी बातों को आप याद रखेंगे। अब बात यही आती है, इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेंगे दोस्तों। अब बात यही आती है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसका क्या मसला है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आप गौर करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, अधूरा न छोड़ा जाए, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यू जो करेंगे इतिहास से करेंगे तो थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं है। मुश्किल से 5-10 मिनट और आपको जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों। पूरा कम से कम एक टॉपिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि आपको कोई दिक्कत ना हो इनके सवालों में। अब हम लोग आते हैं ए पॉजिटिव। अब हुआ क्या था, असली मसला था क्या कि वो जो मालिक हुआ करता था, एक बार उसका खून चढ़ा और दूसरी बार जब उसी नौकर का उसे खून चढ़ाया गया तो वो मर जाता है। ब्लड क्लॉट क्यों हुआ था, इस बात का जो कारण था, ये जो कारण था इस बात का पता चलता है दोस्तों RH फैक्टर के हिसाब से। अब है क्या असली मसला RH फैक्टर का, यहाँ आप ध्यान से समझेंगे। अगर दोस्तों RH निगेटिव है, यानी अगर आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है जिसमें नेगेटिव लगा, यानी बी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, तो यानी RH निगेटिव है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी आप नोट डाउन भी कर लेंगे, सुनते रहेंगे। RH निगेटिव है तो RH प्लस को यानी RH पॉजिटिव को ब्लड दिया जा सकता है, ठीक है। और यानी कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपका निगेटिव है, यानी आपके अंदर ये जो RH फैक्टर है एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो आपका खून बड़े आराम से किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी तरीके से या गलती से एक बार भी अगर उल्टा कर दिया जाए, यानी अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वह है पॉजिटिव, क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, और किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाता है, यानी कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपके अंदर RH फैक्टर उपस्थित है, प्रेजेंट है, और आपका खून निकाल के किसी ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसके अंदर वो RH फैक्टर नहीं था, तो जैसे ही दिया जाएगा उस इंसान को, वह इंसान एक बार सर्वाइव कर जाएगा। क्यों सर्वाइव करेगा? क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी, एक बार वो जिंदा भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे भी दिया जाएगा, एक बार वो जिंदा भी रह जाएगा, ठीक। लेकिन जब दोबारा यही प्रक्रिया की जाएगी तो क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी अपनी में ही लड़ाई करेंगे, और लड़ाई होने के ही कारण जो खून रहेगा, यानी जो रुधिर रहेगा जो दोबारा चढ़ाया गया है RH निगेटिव वाले इंसान को, RH पॉजिटिव का खून, वह क्या होगा, क्लॉट कर जाएगा, थक्का बन जाएगा, और वहीं ऑन स्पॉट ही क्या होगा, खून जमने के ही कारण उस इंसान की मौत हो जाएगी। यानी कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि RH निगेटिव है तो
RH नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव को ब्लड दिया जा सकता है। अगर RH नेगेटिव है यानी कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिस पे नेगेटिव है RH फैक्टर, तो वह किसी को भी खून दे सकता है। RH पॉजिटिव को वह खून बड़े आराम से दे सकता है। लेकिन RH पॉजिटिव वाला जो इंसान है, RH फैक्टर जिसके अंदर प्रेजेंट है यानी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ये वाला इंसान अगर किसी भी तरीके से A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव को खून दे देता है तो एक बार तो वह इंसान बचा रहेगा, नेगेटिव वाला जो इंसान है वो बचा रहेगा, लेकिन दोबारा वह बचेगा नहीं। ब्लड उसके अंदर क्लॉट करेगा, ब्लड क्लॉटिंग के ही चलते हुए उसे होगा हेमरेज, और हेमरेज के ही कारण उसकी नसें फटेंगी और वहीं का वहीं वह मर जाएगा। कुल मिला के इतना है कि ब्लड आपके अंदर जैसे सर्कुलेट होना बंद, आप मरना आपका तय है। मैं डरवा नहीं रहा हूँ, ये रियलिटी है। ठीक, ये नहीं कि पता चले किसी के हाथ पैर सूजने लगे कि अरे यार खून ना जम जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतने के ही साथ दोस्तों अब एक सवाल और जुड़ जाता है कि AB की अभी हम लोगों ने बात की कि सर्वग्राही है, तो यहाँ सर्वग्राही अब आप नोट डाउन करेंगे कि AB पॉजिटिव जो है यानी AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यह सर्वग्राही है, यह किसी से भी खून ले सकता है। ये नेगेटिव RH फैक्टर वाले से भी खून ले लेगा तो इसके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी कभी भी सवाल आएगी, ये बहुत फेवरेट सवाल है, पेपर बनाने वालों का बहुत फेवरेट सवाल है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे AB पॉजिटिव को कहते हैं। और यूनिवर्सल डोनर, मैंने बताया कि RH फैक्टर नेगेटिव है तो आप किसी को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आदमी सर्वाइव करेगा। तो O जो हुआ करता था यूनिवर्सल डोनर, और इसी के साथ लग गया RH फैक्टर नेगेटिव होना चाहिए O के अंदर, यानी O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है यानी सर्वदाता है, ये किसी को भी खून दे सकता है। किसी से भी खून लेने वाला AB पॉजिटिव बना। और याद आपको कैसे रखना, आप यहाँ कंफ्यूज होते होंगे, मैं याद करने का ट्रिक बताता हूँ। अगर आप मान लो बार बार अपना खून निकाल के दिए पड़े हो, एग्जाम्पल है ये, बार बार खून निकाल के दिए पड़े हो तो आपके अंदर क्या होगा, हमेशा खून की कमी रहेगी यानी O नेगेटिव। खून की कमी मतलब माइनस में आप जा रहे हो यानी O नेगेटिव। अगर O नेगेटिव आ रही है तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, सर्वदाता, ये सबको खून देता ही रहता है तो उसके पास खून बचेगा ही कहाँ, तो ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा। इस तरीके से याद रखेंगे। और ये AB नाम का जो बंदा है यानी AB पॉजिटिव जो है, ये जो ब्लड ग्रुप, ये सबसे खून लिया पड़ा है तो इसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि खून हमेशा ज़्यादा रहेगा। ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप दिमाग में यही कॉन्सेप्ट ले लेंगे। कॉन्सेप्ट ये था, इतनी बातों को जो हम लोगों ने पीछे देखा, ये याद करने का तरीका है कि आपको याद कैसे रखना है। O नेगेटिव मतलब क्या, O नेगेटिव मतलब ये कि आप यूनिवर्सल डोनर हैं, सर्वदाता हैं, किसी को भी खून दे सकते हैं। AB पॉजिटिव मतलब क्या, आप सर्वग्राही हैं। इतनी बातों को आप गौर करेंगे दोस्तों। बाकी यहीं पे मैं आज के वीडियो लेक्चर को रोकूंगा और ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा कि अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में प्लेलिस्ट ऑप्शन में भी। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा दोस्तों, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का विद्रोह, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको दिखेगी, तो कम से कम उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि 1857 के विद्रोह के ऊपर हम लोग जल्द ही क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आए हुए सवालों के ऊपर। तो जो 4 वीडियो लेक्चर 1857 के विद्रोह के दिए गए हैं उसे कम से कम आप पहले देख लेंगे, बाद में और पीछे की चीज़ों को आप देखते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा और आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज के वीडियो को विराम लेता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।